हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिस भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस चैप्टर का इस किताब का हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम है। इससे पहले मैंने इसके दो चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर है वो करवा दिए हैं, भूगोल एक विषय के रूप में और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। ये दोनों चैप्टर मैंने जो है करवा दिए हैं। अगर आपने ये दोनों चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और ये जो है इसका पार्ट 1 है। ठीक है, लगभग 2 पार्ट में ये जो है पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है इसी के मतलब को समझते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का मतलब क्या है। देखिए, संरचना का मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी चीज़ की बनावट। ठीक है, आंतरिक का मतलब होता है अंदर की। ठीक है, आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी की अंदर की बनावट। यानी कि इससे हमें पता चला कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी की अंदर की बनावट कैसी है, पृथ्वी अंदर से कैसी है। इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं। बात आ गई समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और दे दिया हमें, एक सस्पेंस में और हमें डाल दिया पहली ही लाइन में। अब यहाँ पे जो है चैप्टर की पहली ही लाइन में हमें सस्पेंस में डाल दिया, क्योंकि लाइन ही इतनी खतरनाक यहाँ पे लिखी हुई है। लाइन क्या कह रही है? लाइन कह रही है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुँच सका है और ना ही कोई पहुँच सकता है। अब यहाँ पे पहली लाइन हमें क्या दे दी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुँच सकता है और ना ही कोई पहुँच सका है। ठीक है, अब जब पृथ्वी के अंदर कोई नहीं जा सकता तो पृथ्वी के अंदर की हमें जानकारी मिली कैसे? ठीक है, पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें कैसे मिल सकती है, उस बात को हमें समझना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, पहला पॉइंट हमारे पास है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। ठीक है, आपने 10th क्लास में एक मैथ में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सर्कल, या जिसको बोला जाता है वृत्त। ठीक है, उस वृत्त में आपने त्रिज्या और व्यास के बारे में पढ़ा होगा, रेडियस और डायामीटर। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, एक सर्कल जो होता है, ठीक है, उसमें एक डायामीटर होता है और एक त्रिज्या होती है। तो पृथ्वी भी क्योंकि गोली होती है तो उसकी जो त्रिज्या है, उसकी सिर्फ त्रिज्या अगर बताई जाए तो कितनी है? 6370 किलोमीटर। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है कि भाई पृथ्वी की त्रिज्या बताइए, तो आप बता देंगे। कई बार क्या होता है, त्रिज्या नहीं पूछी जाती, पृथ्वी का व्यास पूछ लिया जाता है। तो व्यास का मतलब क्या है? त्रिज्या की डबल, त्रिज्या की 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपका पृथ्वी का व्यास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसके पृथ्वी के केंद्र तक जाना नामुमकिन है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति क्योंकि बहुत ख़राब है। ठीक है, पृथ्वी अंदर से कैसी है? गर्म है। ठीक है, जिस वजह से कोई भी जो है अंदर नहीं जा सकता, केंद्र तक, पृथ्वी के क्रोड तक, मेंटल तक नहीं जा सकता। क्लियर बात? अब देखिए आगे। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने कुछ साधनों की वजह से, रिसर्च की वजह से, अपनी मेहनत के बलबूते पे हमें आंतरिक संरचना के बारे में बताया
यानी कि आज हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये जो है हमारे वैज्ञानिकों की देन है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी, मेहनत करी, जिस वजह से आज हम जो है ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के कई सारे साधन हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है इस बारे में जानने के कई सारे साधन हैं, जिसे कुछ है प्रत्यक्ष स्रोत और कुछ है अप्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? पहला स्रोत है खुदाई या खनन। जाहिर बात है, जब हम खुदाई करेंगे, खनन करेंगे, तो जो है ज़मीन के अंदर जाएंगे, और ज़मीन के अंदर जाने के बाद हमें ज़मीन के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता लगेगी कि भाई पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है। पृथ्वी अंदर से कैसी है भाई, हमें पता लग रहा नहीं। जब हम खुदाई कर रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर हम जा रहे हैं, और पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी हमें सफ़ा सफ़ा दिख रही है। तो खुदाई करना भी जो है पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें बताता है। ठीक है। जैसे दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें हैं। ठीक है। वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। यानी वहाँ पे जो सोने की खानें वो कितनी गहरी है? 3 से 4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो जो खाने हैं, यानी वो खुदाई कितनी हुई है? 3 से 4 किलोमीटर हुई है। और 3 से 4 किलोमीटर हमारे पास क्या है? जानकारी है। 3 से 4 किलोमीटर हमारे पास पृथ्वी की जानकारी है कि भाई 3 से 4 किलोमीटर पृथ्वी की बनावट कैसी है। ठीक है। क्योंकि हम पूरा तो अंदर नहीं जा सकते, केंद्र तक तो पृथ्वी के नहीं जा सकते, इसीलिए वैज्ञानिकों ने कोशिश करी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानकारी दे सकें। ठीक है। अब गहराई में क्यों नहीं जा सकते? गहराई में पृथ्वी के अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि पृथ्वी का क्या नियम है भाई? पृथ्वी के जैसे जैसे हम केंद्र के नज़दीक जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है, दबाव बढ़ने लगता है, घनत्व बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है। इस वजह से कोई भी बंदा जो है पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकता। ठीक है। तो एक तो ये हो गया पहला स्रोत कि भाई खुदाई से हम पृथ्वी के अंदर की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा स्रोत है ज्वालामुखी। भाई ज्वालामुखी फटते हैं, फटने से क्या होता है भाई? उस ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है, और वो लावा जो है पृथ्वी के अंदर से निकलता है। तो यानी ज्वालामुखी से भी हमें पता लग रहा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें ज्वालामुखी से मिल रही है कि भाई पृथ्वी के अंदर लावा है, पृथ्वी के अंदर लावा है। ठीक है। और वो जो लावा होता है, होता क्या, उस लावे का पे रिसर्च की जाती है कि ये कौन से पदार्थ हैं। ठीक है। कौन से पदार्थ हैं, कौन से जो है इसके अंदर गुण है। ठीक है। तो ज्वालामुखी भी एक तरीके से क्या है? एक स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है। जिससे हमें पता लगता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है। अब कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत कैसे हैं? पदार्थ के गुणधर्म। देखिए, जब हमने खुदाई करी थी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, या 12 किलोमीटर, जो भी खुदाई हमने करी थी, तो वैज्ञानिकों ने क्या करा उस टाइम पे कि भाई हर किलोमीटर पे, हर टाइम पर उन्होंने नोट किया कि हर किलोमीटर पे तापमान कितना हो रहा है, मतलब इस टाइम। ठीक है। दबाव कितना आ रहा है, घनत्व कितना आ रहा है। ठीक है। फिर वो जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर जो है नोट करते हैं इस चीज़ को कि अब तापमान कितना है, अब दबाव कितना है, अब घनत्व कितना है। ठीक है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने एक अनुमान लगाया, एक गैस बनाई। ठीक है। एक इमेजिनेशन बनाई कि जब 2 किलोमीटर पर तापमान इतना बढ़ता है तो 12 किलोमीटर पर तापमान इतना बढ़ेगा। ठीक है। और जो है 100 किलोमीटर पर तापमान इतना हो जाएगा। जब दबाव जो है 2 किलोमीटर पे इतना है तो 100 किलोमीटर पे दबाव इतना हो जाएगा। भाई ऐसा अनुमान तो वैज्ञानिकों के लिए लगाना आसान बात है। ठीक है। तो उन्होंने जो है ये अनुमान लगाया। तो अप्रत्यक्ष स्रोत पहला ये भी है। ठीक है। कि उन्होंने जो है क्या लगाया? अनुमान लगाया, और अनुमान लगा के जो है पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें दी। इसके अलावा उल्काएं। उल्काएं क्या होते हैं? आपने डोरेमोन या कोई और से कार्टून्स देखे होंगे, उनमें देखा होगा टूटता हुआ तारा, या कई बार सुना भी होगा अपने फ्रेंड्स वगैरह से, टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा असल में कोई तारा नहीं होता, वो क्या होते हैं? उल्काएं होती हैं। यानी
वो एक तरीके से चट्टानी टुकड़े होते हैं छोटे से, ठीक है, चट्टानी टुकड़े। चट्टानी टुकड़ों को ही हम क्या बोलते हैं, उल्काएं। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार पृथ्वी के जो है पृथ्वी पर जो है बहुत सारे उल्काएं आते हैं। ठीक है, बहुत सारे उल्काएं कई बार आते हैं। तो जो उल्काएं होते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, जब वो उल्का आते हैं उन उल्का पिंड का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो उल्का जिन पदार्थों से बने हैं उन्हीं पदार्थों से हमारी पृथ्वी भी बनी है। तो अगर हम उल्का का अध्ययन कर लेंगे इसका मतलब है हमारे पास पृथ्वी की जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर उल्का के अंदर का अध्ययन कर लेंगे यानी पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर तो ये जो है दूसरा स्रोत है पृथ्वी की जानकारी, आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेने का। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण, भूकंप क्रियाएं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भाई, भूकंप आते रहते हैं तो भूकंप से भी हमें एक जानकारी मिलती है कि भाई पृथ्वी के अंदर कैसे कैसी होगी। ठीक है, तो ये थे पृथ्वी को की अंदर की जानकारी लेने के लिए कुछ प्रत्यक्ष स्रोत और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है भूकंप। भूकंप का मतलब क्या होता है भाई, आपने देखा होगा कई बार भूकंप आता है। ठीक है, भूमि हिलती है, भूमि हिलती है, नुकसान होते हैं। तो भूकंप का मतलब समझो, भू का मतलब होता है भूमि और कंप का मतलब होता है कांपना, यानी कि सीधे शब्दों में भूमि का कांपना या फिर पृथ्वी का कंपन। ठीक है, तो यदि जब भूमि हिलती है, भूमि कांपती है, इसी को क्या बोला जाता है, भूकंप। ठीक है, अब भूकंप आने का क्या कारण है, भूकंप आता क्यों है। देखिए, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, पृथ्वी कैसी होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी होती है उसके अंदर। और जब कभी पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश तो करेगी। होता क्या है, वो एनर्जी जो है चट्टानों के जो दरारें होती हैं उन दरारों के बीच से निकल जाती है। ठीक है, और जैसी वो निकलती है वो तरंगों के रूप में निकलती है और फिर पृथ्वी के जो है स्थलमंडल से आके टकराती है और इससे क्या होता है, भूकंप आते हैं। इससे क्या होता है, भूकंप आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई कुकर होता है, प्रेशर कुकर, उसमें जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी होती है उसके अंदर। क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एकदम क्या होता है, सीटी निकलती है, सीटी बजती है। ठीक है, तो वो सीटी क्यों बजती है, कभी आपने गौर करा है। वो सीटी इसलिए बजती है क्योंकि अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, अंदर जो है तापमान बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो चुकी है और अब वो जो है एनर्जी निकलने की कोशिश कर रही है। और वो किस तरीके से निकलती है, सीटी के माध्यम से निकल जाती है। अगर हम सीटी को जो है उठने ना दें तो कुकर भी फट ही आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे भूकंप किसे कहते हैं, आप बता देना भाई पृथ्वी के कांपने को भूकंप कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भूकंप आने का क्या कारण है, तो आप बता देना भाई कि भाई जब पृथ्वी के अंदर से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो जो है पृथ्वी पे भूकंप आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वे स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसको बोला जाता है भूकंप का उद्गम केंद्र। अब देखिए, ऊर्जा तो कहीं से भी निकल सकती है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, पृथ्वी के जिस हिस्से में प्रेशर होता है वहीं से जो है भूकंप पैदा होता है, भूकंप की ऊर्जा निकलती है। तो जहाँ से ऊर्जा निकलती है, उसको भूकंप का उद्गम केंद्र बोला जाता है और इसको अवकेंद्र भी बोला जाता है। और वे बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे बोला जाता है अधिकेंद्र, जैसे हम बोला जाएगा अधिकेंद्र। अब ये जो भूकंप होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया तरंगों के रूप में आते हैं, तो तरंगे होती हैं दो प्रकार की। एक होती हैं भूगर्भिक तरंगे और एक होती हैं धरातलीय तरंगे। भाई कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है तरंगों के प्रकार बताइए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई एक होती है भूगर्भिक तरंगे और एक होती है धरातलीय तरंगे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइए इसको समझते हैं। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें बोला जाता है भूगर्भिक तरंगे।
यानी इसमें बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल तरंगे होती हैं। ये क्या होती है कि भाई उद्गम केंद्र से ऊर्जा निकली, तो ये जो है जो तरंगे पैदा हो गई, और उसके बाद पृथ्वी के अंदरूनी भाग से यानी सभी दिशाओं में ये जो है चलती रहती है, यानी नॉर्मल तरंगे। लेकिन जो एक होती है धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे क्या होती हैं, ये तरंगे जो है भूगर्भिक तरंगों से ही पैदा होती हैं। कैसे पैदा होती हैं, होता क्या है कि जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं, ये तरंगे जब धरातलीय शेलों से टकराती है, धरातलीय क्योंकि भाई पृथ्वी के अंदर शेल वेल सब है, खनिज वगैरह सब है, तो फिर जब ये तरंगे धरातलीय शेलों से टकराती हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होती है, एक आपसी क्रिया होती है, आपसी रिएक्शन होता है, जिस वजह से एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है धरातलीय तरंगे। जिसको क्या बोला जाता है, धरातलीय तरंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखिए जो भूगर्भिक तरंगे, इनको भी दो प्रकारों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जो है डिवाइड किया जाता है। एक होती है पी तरंगे और एक होती है एस तरंगे, इनके नाम से। अब इन दोनों में कई बार अंतर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई पी और एस तरंगों में क्या अंतर है, वो बताइए। तो आइए उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब देखिए जो पी तरंगे हैं, इनको प्राथमिक तरंगे भी बोला जाता है, ठीक है। और जो एस तरंगे हैं, उनको द्वितीयक तरंगे भी बोला जाता है, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी जो प्राइमरी तरंगे होती हैं, पी तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे, यानी जो पी तरंगे हैं सीधा समझ लो कि वो जो है तेज गति से चलती हैं। कैसे चलती हैं, तेज गति से चलती हैं, क्लियर। और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, यानी कि ये तरंगे जो है सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है भाई। जब तेज चलती है तो इसका मतलब सबसे पहले यही पहुंचेंगी, ठीक है। ये जो तरंगे होती हैं पी तरंगे, इनकी विशेषता क्या है कि गैस हो, तरल हो या कोई भी ठोस पदार्थ हो, तीनों प्रकार के पदार्थों जैसे जो है ये गुजर सकती है, ठीक है। तीनों प्रकार के पदार्थों से ये जो है गुजर सकती है, इसकी विशेषता ये है। बट जो एस तरंगे हैं उसको समझो कि जो एस तरंगे हैं, जिसको द्वितीयक तरंगे भी बोला जाता है, ये जो है धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। सबसे मेन फैक्ट है कि भाई जो पी तरंगे थी वो क्या थी, तेज गति से चलती थी और फिर जो है धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाती थी। लेकिन जो एस तरंगे ये जो है थोड़ी देर से पहुंचती हैं, ये कुछ समय अंतराल के बाद जो है धरातल पर पहुंचती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो तरंगे होती हैं, इस तरंगे, इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है, यानी ये सिर्फ ठोस पदार्थों के अंदर से ही गुजर सकती है, ठीक है। बात आ गई समझ में, ना तो गैस से गुजर सकती, ना ही आपकी जो है लिक्विड यानी द्रव से गुजर सकती, सिर्फ ठोस के माध्यम से। जबकि जो पी तरंगे वो जो है तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजर सकती है, ठीक है। अब ये जो एस तरंग है ना, ये ज़्यादा विनाशकारी भी होती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारे पास है छाया क्षेत्र का उद्भव। अब देखिए, अब छाया क्षेत्र किसे कहते हैं वो समझो। देखिए होता क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कोई भी भूकंप नहीं आता, ठीक है, जहाँ पे कोई भी भूकंप नहीं आता, कोई भी तरंग नहीं पहुँचती, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है छाया क्षेत्र, शेडो जोन। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, ये देखिए, ये तरंगे हैं भूकंप की, ये यहाँ पे गई लेकिन यहाँ पे नहीं गई, यहाँ पे गई लेकिन यहाँ पे नहीं गई, दैट इज़ शेडो जोन। ये शेडो जोन हो गया हमारा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं ये समझो, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है हमारा, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वही आएगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। भूकंप के क्या प्रकार हैं वो समझो, ठीक है। भूकंप के यहाँ पे 5 प्रकार दे रखे हैं। पहला है सामान्य विवर्तनिक भूकंप, ठीक है। अब ये जो ऐसे भूकंप है, जो नॉर्मल भूकंप होते हैं ना हमारे, उन्हीं को बोला जाता है सामान्य विवर्तनिक भूकंप, और ज़्यादातर यही आते हैं, ठीक है। और ये भूकंप कैसे आते हैं, जो भाई दरार वो होती है, दरारें, चट्टाने की जो दरारें होती है, यानी पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है उसी से ये पैदा होते हैं। यानी जो नॉर्मल भूकंप होते हैं हमारे, जो हम सुनते हैं कि भाई भूकंप आ गया, ये हो गया, तो वो जो है विवर्तनिक भूकंप भी होते हैं। तो दूसरे कौन से भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। कई बार क्या होता है, आपने बहुत सारे फिल्म वगैरह में देखा होगा या कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि भाई ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके फटने से ज़मीन हिलती है, और ज़मीन के हिलने का मतलब क्या है, ज़मीन के हिलने का मतलब है भूकंप। तो ज्वालामुखी जन्य भूकंप यानी जब ज्वालामुखी के कारण
भूकंप आते हैं, पृथ्वी में कंपन पैदा होता है, तो उसको बोला जाता है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। क्लियर हो कोई बात? तीसरा है नियाद भूकंप। अब ये नियाद भूकंप क्या है भाई? कई कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, खनन क्षेत्र यानी जहाँ पे खुदाई चल रही होती है, ठीक है, खनिजों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है, वहाँ पे क्या होता है, जब खुदाई के कारण कई बार क्या होता है कि भाई जो ज़मीन होती है वो ढह जाती है, ज़मीन गिर जाती है, जिस वजह से कुछ हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, पृथ्वी में कंपन पैदा होता है, दैट इज़ नियाद भूकंप। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, परमाणु विस्फोट होता है या कई बार रासायनिक विस्फोट होता है, तो इससे भी पृथ्वी में कंपन पैदा होता है। भाई कई बार होता है ना, जब जंग के दौरान बम फेंके जाते हैं, तो बम जब फेंका जाता है ज़मीन पर तो ज़मीन हिलती है, दैट इज़ भूकंप। और ये कौन सा भूकंप है? इसे बोला जाता है विस्फोट भूकंप। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, जो बांध वाले इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि बांध जब गिर जाती है, ठीक है, तो तब भी जो है पृथ्वी में कंपन पैदा होता है, और इसको बोला जाता है बांध जनित भूकंप। तो ये पांचों भूकंप है, लेकिन मेन जो विवर्तनिक भूकंप है जो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, उसको समझना ज़रूरी था आपके लिए। अब आते हैं भूकंपों की माप। अब भूकंप को हम कैसे माप सकते हैं? ठीक है, अब देखिए, एक होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल एक तरीके का डिवाइस है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, यानी भूकंप कितना तेज़ आया था। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत तेज़ आया था या बहुत कम आया था। ठीक है, रिक्टर स्केल में बेसिकली 0 से 10 तक की एक तरीके से मेजरमेंट लाइन होती है, ठीक है, जिससे पता लगाया जाता है कि भूकंप कितना तेज़ था। ठीक है, जैसे अगर 0 से ज़्यादा था, यानी 0 से जितना ज़्यादा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो उतना ही ज़्यादा वो भूकंप की तीव्रता को बताएगा। ठीक है, भूकंप के प्रभाव हर किसी को पता है भाई, भूकंप कितने का प्रभाव क्या है, भूकंप का इफेक्ट क्या है। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी है, भूमि का हिलना, भूमि हिलती है। धरातलीय विसंगति, भाई धरातल खराब हो जाता है। भूमि खिसक जाती है। मृदा द्रवण, भाई मृदा का कटाव हो जाता है। ठीक है, धरातल एक तरफ पे कई बार झुक जाता है। हिमस्खलन, हिम जो है खिसक जाती है। धरातलीय विस्थापन, धरातल का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, बांध और आपका तटबंध ये भी टूट जाते हैं, और इससे जो है बाढ़ भी आ जाती है, आग भी लग जाती है। ठीक है, इमारत भी टूट जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, वस्तु गिर जाती हैं, और आपकी सुनामी आ जाती है। ठीक है, अब सुनामी किस कंडीशन में आएगी ये भी मैं आपको बता दूं, जब भूकंप का उद्गम केंद्र समुद्र के पास होगा। जब भूकंप का उद्गम केंद्र अगर समुद्र के पास होगा तभी सुनामी आने के चांसेस होते हैं, और जो है भूकंप बहुत ज़्यादा तेज़ आने वाला होगा, ठीक है, तभी आती है सुनामी। दो कंडीशन होगी, जब या तो भूकंप का उद्गम केंद्र आपका जो है समुद्र के पास हो, और दूसरा दूसरा क्या है कि जो भूकंप हो वो तेज़ हो, तभी जो है सुनामी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बाकी नहीं आती ज़्यादातर। इसके अलावा यहाँ पे आपकी भूकंप की आवृत्ति, देखिए मैं आपको बता दूँ, जो तगड़े तगड़े भूकंप होते हैं, खतरनाक भूकंप, तेज़ भूकंप, वो साल में एक ही बार आते हैं, कई बार ज़्यादातर या आते भी नहीं कई बार। ठीक है, एक दो बार आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हल्के हल्के भूकंप, ठीक है, पृथ्वी के हर हिस्से पे हर टाइम आते रहते हैं। तो ये बात भी, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको दो चीज़ें कवर करवा दी, एक भूकंप कवर करवा दिया, और दूसरा हमने जो है क्या कवर करवाया, पृथ्वी की जानकारी के स्रोत। ठीक है, आगे जो है हम ज्वालामुखी के बारे में, पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ेंगे, तो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो है बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपकी जो है कमेंट को देख सकूं, आपकी इच्छा को जान सकूं, और फिर उसके मुताबिक वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।